नमस्कार दोस्तों, स्लमडॉग एंटरटेनमेंट पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसपी नेता हुगलेश चलवादी ने की ईवीएम हटाने की मांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और कांग्रेस पर फोड़ा फर्जीवाड़े का ठिकरा। इस अवसर पर अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडल के कार्याध्यक्ष बाला साहब गोरे ने मराठी चित्रपट को लेकर के भी कही कई बातें। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुजन समाज पार्टी नेता हुगलेश चलवादी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम की तकनीकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर उसे हटाने की मांग कर दी है। हुगलेश मरियप्पा चलवादी बीते 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पुणे परिक्षेत्र में बड़गांव शेरी विधानसभा क्षेत्र से बसपा बीएसपी के उम्मीदवार थे। यद्यपि चलवादी को पराजय का सामना करना पड़ा, तथापि उन्होंने इस चुनाव की प्रक्रिया पद्धति पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। मतदान के लिए ईवीएम पद्धति को दोषपूर्ण मानते हुए उन्होंने फिर से बैलेट पेपर द्वारा चुनाव कराने की मांग की है। श्री चलवादी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु एक आंदोलन चलाने की बात पर भी जोर दिया है। ईवीएम और बैलेट पेपर के द्वंद्व को स्पष्ट करते हुए हुगलेश चलवादी ने अपने 2 दशक पहले के नगर निगम चुनाव की चर्चा की। तब बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ था और वह पुणे परिक्षेत्र में नगर सेवक चुने गए थे, लेकिन जब से ईवीएम का चलन आरंभ हुआ वह लगातार हारते आ रहे हैं। चलवादी ने अमेरिका का उदाहरण दिया, जहां आज भी चुनाव बैलेट पेपर पर होते हैं। आरोप यह भी लगाया गया कि बहुजन समाज पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस ने यह षड्यंत्र रचा था और आज वही सब भारतीय जनता पार्टी सरकार भी कर रही है। इस मुद्दे पर बसपा बीएसपी के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों एक समान है। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुगलेश चलवादी ने अपनी पार्टी और बीएसपी सुप्रीमो कुमारी मायावती के योगदान और उनकी उपलब्धियों की चर्चा की। पार्टी संस्थापक कांशीराम का स्मरण करते हुए उनके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय स्वप्न को साकार करने की दिशा में कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री चलवादी ने बसपा को दलित, पिछड़े तथा अल्पसंख्यकों की एकमात्र हितैषी पार्टी बताया। इस अवसर पर डायस पर हुगलेश चलवादी के साथ अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडल के कार्याध्यक्ष बाला साहब गोरे एवं विश्व वाल्मीकि सेना के अध्यक्ष सुदर्शन सालुंके भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडल के कार्याध्यक्ष बाला साहब गोरे ने मराठी चित्रपट को लेकर भी कई बातें कही। आइए देखते हैं इस अवसर पर और क्या क्या बातें हुई। यहाँ पे मैं सभी मेरे उपस्थित पत्रकार भाइयों बहनों से मैं कहना चाहूंगा, ईवीएम हटाओ, भारत देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, भारतीय संविधान बचाओ। ये मेरा नारा है। इसलिए नारा है, जब से अपने देश में ईवीएम मशीन आई है तब से अपने भारत में एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर चुन के नहीं आ रहे। ये मशीन जिसको चाहिए उसको चुनकर लाता है। और आप लोग जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी का पहले से नारा है कि कांग्रेस सापनाथ है तो बीजेपी ये नागनाथ है। ये दोनों एक ही पार्टी है। ये दोनों का जो बाप है ये एक ही है। ये सिर्फ दिखाने के लिए ये 2 पार्टी है। आपको यहाँ पे कहने में मुझे कहना चाहिए कि इस देश में 1984 में 14 अप्रैल को मान्यवर कांशीराम साहब ने जब पार्टी का निर्माण किया, बहुजन समाज पार्टी का, ये निर्माण इसीलिए किया, भारत देश में जो 15% लोग 85% लोगों के ऊपर रूल करते हैं और 85% लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, इसलिए पार्टी बनाई गई थी। ये पार्टी का मुख्य उद्देश्य था एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी ये सभी को हुकुम में लाने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। आप लोग देखे होंगे कि मान्यवर साहब ने उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा जो राज्य, यहाँ पे 4 बार बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ के सीएम बनाए और उनके कार्यकाल में जो काम हुआ उत्तर प्रदेश में, ऐसे कभी कोई भारत देश में काम हुआ नहीं है। इसलिए ये जो कांग्रेस बीजेपी डर कर इस देश में ईवीएम लाए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस प्रकार से रहेगा तो पूरे देश में बहन कुमारी मायावती जी राज करेगी और हमारा क्या होगा। इसलिए ईवीएम लाए। आप देखो 2007 के बाद भारत देश में जो पार्टी बहुत ही 84 में फॉर्म हुई और जो जोर में बढ़ रही थी, वो पार्टी को खत्म करने का ये लोगों ने किया। तो मैं बोलता हूं, इतना ही नहीं,
कि हर अच्छे अच्छे जो संविधान के साथ चलने वाले, डेमोक्रेसी के साथ चलने वाले, जो बाबा साहब के, फुले जी के, शाहू महाराज के विचारों पे चलने वाले को ये लोग किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकली उनको हैंडीकैप कर रहे हैं। और इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि ये देश में जब ईवीएम बंद नहीं होता तो आने वाले दिनों में ये लोग बाबा साहब का संविधान भी नहीं रखेंगे और भारत देश में जो 85% जो SC, ST, OBC जो माइनॉरिटी है, इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये जो बीजेपी है, कांग्रेस है, आप देखें कि राहुल जी गांधी ने इतना बड़ा भारत जोड़ो अभियान किया, उसमें कहीं भी उन्होंने ईवीएम हटाने के लिए न कहा, ईवीएम का नाम भी नहीं लिया। और आज आप देख रहे हैं कि भारत देश में इलेक्शन चल रहे, जो चुन के आने चाहिए वो चुन के नहीं आ रहे। आज मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का बताऊंगा, मैं वडगांव शहरी से बीएसपी का कैंडिडेट था। मेरे यहाँ पे बहन कुमारी मायावती जी का रैली हुआ और वहां पे मैं देखा कि मुझे, जबकि पूरा मीडिया कह रहा था, पूरा LI भी कह रहा था, सब लोग कह रहे थे कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का सीट वडगांव शहरी से लगने वाला है। पर जब मत की गिनती हुई, वहां पे चकराने वाले मत का गिनती हुई, 3762 मत मुझे मिले। मैं तो नगर सेवक रह चुका हूं और वहां पे मेरा जो काम है, मेरा एजुकेशनलिस्ट बोल के मुझे पुणे में जाना जाता है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा CBSE स्कूल चलाता हूं और उसके साथ राजकीय रहे हो, सामाजिक हो, हर एक इसमें काम करता हूं। वहां देखा गया तो वहां पे सिर्फ 3062 वोट्स मुझे मिले। और इतना ही नहीं, जहाँ की हमने महाराष्ट्र में हर जगह जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार खड़ा किए थे, वहां पे देखा गया तो किसी को 500 वोट है, किसी को 200 वोट है, किसी को 1000 वोट है, किसी को 2000 वोट है। इस चीज से ये मालूम होता है कि पूरा ये इलेक्शन में मैनिपुलेशन किया गया है, कि मेरा जैसा कैंडिडेट को मिनिमम लाख वोट तो मिलना चाहिए था। जब लाख वोट मिलने वाले को 3762 वोट मिलता है, तो इसका क्या होता है कि ईवीएम होता है। और क्यों? मैं संविधान पे काम करने वाला बहुत, आज मैं अनेक सालों से भारतीय संविधान पे मैं काम करता हूँ, संविधान का प्रचार का काम करता हूँ, संविधान को लेके मैं लोगों में एक प्रोत्साहन और एक प्रभुत्व का काम करता हूँ। तो इसलिए ये लोगों ने आज ईवीएम को लाकर अच्छे अच्छे जो लीडर है, और वो लीडर के साथ साथ मैं यह कहूंगा इनको महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी भी नहीं लाना। क्यों? कि शाहू फुले की जो भूमि है वो महाराष्ट्र है। ये भूमि में कभी बहुजन समाज पार्टी अपना सीट लाएगी तो भारत देश में बहन कुमारी मायावती जी को यह देश के पंतप्रधान बनने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए ये कर रहे हैं। तो मैं सभी से अपील करता हूं, देशवासियों से, मेरे महाराष्ट्र के वासियों से और मेरे पुणे वाले से, कि आने वाले दिनों में हम लोग ईवीएम हटाने के लिए हम सब घर के बाहर नहीं निकलते तो ये ईवीएम हमें खत्म करेगा। आप देखते हैं अमेरिकी देश ये ईवीएम इस्तेमाल नहीं करते, तो जब इतने एडवांस कंट्रीज ईवीएम इस्तेमाल नहीं करते तो हमें करना चाहिए क्या? और आज हम चुप रहेंगे तो आने वाले दिनों में हमें चुप किया जाएगा। आज देखते आप, ये ईवीएम का आवाज उठाने से हमने शुरुआत किया तो उसमें आप देखिए परभनी में जाके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ उनके स्टैच्यू के पास छेड़छाड़ किया। वो छेड़छाड़ में आवाज उठाने वाले सोमनाथ सूर्यवंशी को मर्डर किया गया, पर आज तक उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। आप देखते अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उनके खिलाफ जो बात किया वो इतना निंदनीय था, जिसके लिए बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश में 24 दिसंबर को पूरे देश में आंदोलन किया। और आज ये कहूंगा, जो आदमी बाबा साहब को तो सारे लोग भगवान मानते, जिन्होंने वन मैन वन वैल्यू ये करके दिखाया, आज एक सामान्य आदमी होगा और राष्ट्रपति होगा इस देश में, जब अपना राजा बनाने निकलते तो उनको समान अधिकार होता। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब के बारे में बोलते और उतने बोल के आप देखें तो ये 17 तारीख को बोला
18 तारीख को आपने देखा बॉम्बे में जो गेटवे से जो ये धारापुरी को जाने वाली बोट थी जिसमें बहुत सारे लोग थे, उसको भी मिलिट्री के बोट ने उड़ाया, क्योंकि मिलिट्री का बोट उड़ाएगा किसी को भरोसा नहीं लग सकता, क्योंकि इतने ट्रेंड होते तो ऐसे ऐसे किस्से देश में घट रहे। आपने देखा है पुलवामा भी हो चुका है, ऐसे बहुत सारे किस्से। तो मैं सभी से अपील करूंगा, आने वाले दिनों में आप ही नहीं, हम ही नहीं, सारा लोग मिलके रास्ते में निकलते, घर से बाहर निकलते और भारत बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, ये नारा लेकर हम सब काम करेंगे। इतना ही मैं कहता हूँ। सर, सुना हमने कि आप कोर्ट भी जाने वाले थे, कोर्ट के प्रोग्राम था। सर अभी कोर्ट में आपने देखा है कि उन्होंने इलेक्शन के नॉर्म्स में बहुत सारा रेक्टिफिकेशन किया है और कोर्ट जाके न्याय तो मिलने वाला नहीं, पर हम कोर्ट का भी रास्ता रखेंगे। पर जब तक सारे जनता रास्ते पे नहीं उतरते तो ये ईवीएम हटाना मुश्किल है। और आपको ये भी कहूंगा, बहन कुमारी मायावती जी इस ईवीएम के खिलाफ कोर्ट में चल रहे हैं, उन्होंने जो ये दाखिल किया है, और हम भी पुणे की तरफ से सभी उम्मीदवार मिलके हम भी इसमें कोर्ट में जा रहे हैं। सर क्या ऐसा होता है, ईवीएम ही होता सब कुछ, तो फिर और जगह न्यूज़ सरकार नहीं आई है, कहीं जगह सरकार नहीं आई है उनकी, तो वहाँ भी क्या होगा? सर देखिए, EVM ही है। सर ये लोग बहुत शातिर लोग हैं। जहाँ छोटे प्रदेश होते हैं वहाँ पे कुछ वहाँ के पार्टीज को ये देते, और जहाँ उनको जहाँ पे बड़ा स्टेट्स मिलते वहाँ पे वो छोड़ते नहीं सर, और वो भी इन्हीं के मैनिपुलेशन से बनता है सर। और ये कैसा, ये जब समझो वही भी वहाँ भी मैनिपुलेशन दिखाएंगे पूरा, तो देश में लोगों में इसका ये हो जाएगा। इसलिए ये लोग ये सब पॉलिटिकल ये कर रहे हैं सर। पुणे से मुंबई आए खास किस वजह से, यही कहने के लिए प्रेस को, या कुछ और भी बातें हैं? सर मैं तो देखिए, मैं एक्चुअली बॉम्बे इसलिए आया, बॉम्बे ये देश की आर्थिक राजधानी है, और जो बॉम्बे में बोला जाता है वो पूरा देश ही में, पूरे वर्ल्ड में मालूम हो जाता है। आज पुणे कैसा है, एक पश्चिम महाराष्ट्र में आता है, तो बॉम्बे ये भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। यहाँ मैं आवाज उठाऊंगा तो सबके कानों तक जाएगा, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया। चुनाव आने वाला है, टीएमसी की चुनाव आने वाला, क्या लगता है आपको कि ईवीएम ही होगी या फिर आप कुछ कर रहे हैं, ऐसा एक्शन ले रहे हैं? सर देखिए, हमारी मांग है इसके बाद जो भी इलेक्शन हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है बैलेट के ऊपर, क्योंकि वोट जो हम देते, आप देखिए रक्तदान करते तो आपके आंखों के सामने होता है, आप नेत्रदान करते आपके आंखों के सामने होता है, आप अन्नदान करते आपके आंखों के सामने होता है। और जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है वो बैलेट से वोटिंग होना चाहिए, हमने हमारे आंखों से देखना चाहिए, हमें फील होना चाहिए हमने इनको वोट दिया है, तो वो चीज ईवीएम में नहीं हो रहा है। और आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी माध्यम हो उसको मैनिपुलेट किया जाता है, तो ये मैनिपुलेशन के लिए इन लोगों ने लाया, इसलिए बंद होना चाहिए। भारत देश में कि हर चीज को कंट्रोल करने के लिए उसके डिपार्टमेंट्स बने हुए सर। देखो ड्रग के लिए भी, जो ड्रग बोलते हैं हम मेडिसिन बोलते हैं, उसको चेक करने के लिए भी कोई यंत्रणा है। और आप बोलते खाना जो रहता है, फूड ग्रेन्स रहते हैं जो ये रहते हैं, उसके लिए भी चेक करने के लिए होता है। होटल्स होते हैं, होटल के ऊपर भी होता है। पर आप देखिए ईवीएम को जांच करने के लिए कोई अपने इधर यंत्र नहीं है भारत देश में। और ये क्यों नहीं है? ईवीएम उन्हीं के पास है और वो किसी से चेक करवाने नहीं चाहते। आज देखिए कि ईवीएम इस बार जो यूटिलाइज महाराष्ट्र में किया गया, ये गुजरात की कंपनी ने निर्माण किया। तो गुजरात की कंपनी के बारे में मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, सारी दुनिया को पता है क्या गुजरात कर रहा है और गुजरात में क्या क्या हो रहा है, ये तो आप सभी जानते हैं और पूरा भारतवासी जानते हैं। लास्ट में क्या मांगे जाकर? सर हमारी मांग है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बैलेट पे वोटिंग होना चाहिए, बैलेट बॉक्स में नहीं सर, बैलेट जो हम हमारे आंखों से देख के सिक्का मारेंगे, ऐसा मतदान होना चाहिए। उसी टाइम
हर भारतीय को लगेगा ये मैंने वोट दिया है, ये इनको मैंने क्रिएट किया है। आज आप देखते हैं जो आमदार, जो खासदार, जो नगर सेवक, जो ईवीएम से बने हुए, वो उनको ना पब्लिक जानती थी, ना कभी उन्होंने पब्लिक को अपना समझा है, ना पब्लिक का काम किया है। सर आप देख रहे हैं आज कि ईवीएम से बने हुए ये जो भी नगर सेवक, आमदार, खासदार है, उन्होंने कि देश का काम किया कि खुद की संपत्ति बढ़ाई, इसके ऊपर आप देखिए। भविष्य में आंदोलन करने वाला कैसे ईवीएम को लेकर ईवीएम सर अभी देखिए, हम लोग, ये तो आज का मेरा शुरुआत है, मैं आज के बाद हर दिन एक ही काम करूंगा सर, मेरे पार्टी के लोगों को लेकर, जो हरे हुए उम्मीदवारों को लेकर। और सर मैं अकेला बहुजन समाज इसमें पीड़ित नहीं हूँ, बहुत सारे पार्टी भी पीड़ित है, बहुत सारे पार्टी भी पीड़ित है, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी पीड़ित है। तो हम सबको लेके ये लड़ाई लड़ेंगे, और मुझे भरोसा है कि ये देश में लोग जब अन्याय होता है तो घर से बाहर निकलकर न्याय लेता है, और वो जरूर होगा। देखिए सर, मैं 2002 में पुणे से कलश दानोरी ये प्रभाग से मैं नगर सेवक था। उस वक्त जो वोटिंग हुआ था वो बैलेट से हुआ था सर। तो उसके बाद से जितने बार जो ये ईवीएम मशीन से हुआ, उतने बार मैं हारा हूं सर। और जनता मेरे साथ है, और रोज मेरे यहाँ मिलने के लिए, मेरे से काम करवाने के लिए मिनिमम मेरे ऑफिस के बाहर पूरी गर्दी लगी होती है, पर वोट कहाँ जाता है यही मुझे नहीं पता। ईवीएम में भी बटन दबाने पर आता है कि किस पार्टी को, किस चिन्ह को आपने वोट दिया। आप कैसे कहते हैं कि बैलेट पेपर सामने होता है, ये नहीं होता है? टेक्निकली आप कुछ प्रूफ कर सकते हैं कि सर देखिए, आप जो कह रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे दिखता है सर। आज आप घर में टीवी लगाओगे, टीवी लगाने के बाद जो पोस्टर आपको अभी दिखेगा, टीवी लगाने के बाद वो कुछ देर के बाद डिसअपियर होता है सर, दूसरा आ जाता है। अगर तो ऐसा उसी रहता, प्रकार से सर ऐसा रहता तो कश्मीर और झारखंड बीजेपी क्यों हाथ से जाने? सर मैं इसके पहले भी आपको कहा कि वो लोग पूरा ही मैनिपुलेशन नहीं करते सर, क्योंकि जो राज्य में ज्यादा सीट्स होते हैं तो वहीं पे वो लोग ये करते हैं, क्योंकि वो शातिर लोग हैं। आपको मैंने कहा नहीं, देखिए सर, मैं आज सिर्फ ईवीएम के बारे में बात करने आया हूँ, और मनमोहन सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के किया था उसके बारे में मैं निषेध करने आया हूँ। सर बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी तो देश का ही मुद्दा है, और मुझे लगता है उस पर ज्यादा सवाल उठना चाहिए। सर देखिए, वो बात पे मैं कह सकता हूँ, बट कैसा है, मेरे को कुछ लिमिटेशंस है कि ऊपर के पॉलिटिक्स के हमारे बड़े नेता बात करें। सर है हमारे पीके सोलंकी जी, हमें कुछ डबिंग के लिए भी करने के बोले थे। मैं उनको पहले बोला, जब तक ईवीएम का मेरा संघर्ष नहीं होता, मैं आपका फिल्म का काम बाद में करूंगा, पहला ईवीएम से लूंगा। नमस्कार, मैं बाला साहेब गोरे, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडल का मैं अध्यक्ष हूँ, और हमारा निर्माता महामंडल मराठी प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। गए 2 महीने पहले ही, जब आचार संहिता लगने वाली थी, उसके पहले कुछ जो मराठी फिल्मों को सब्सिडी मिलती है, जिसके लिए उनको अपात्र किया था, उनमें से कुछ मराठी फिल्मों का हमने सब्सिडी दिलवा दी। और भी हम लोग कम से कम 100 से ज़्यादा मराठी फिल्म जो सब्सिडी के लिए रिजेक्ट हुई है, उनको भी सब्सिडी देने का प्रावधान रखा है, जिसका निर्णय हो चुका है, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से लेट हुआ। तो अभी नया गवर्नमेंट आया है, तो कुछ 1 महीने के अंदर वो सारा काम हम लोग कर रहे हैं। मराठी फिल्म के प्रोड्यूसर्स के लिए काम करने वाली एकमात्र हमारी एक संस्था है। मैं खुद मराठी फिल्में बनाता हूँ, मेरे कम से कम 25 मराठी फिल्में हो चुकी है, और यहाँ मराठी प्रोड्यूसर या फिल्म के प्रोड्यूसर्स के लिए जो तकलीफें होती है उसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई उसके बारे में सोचता ही नहीं है। हालांकि एक फिल्म के ऊपर 500 लोगों का कुटुंब चलता है।
और उसमें प्रोड्यूसर के हाथ से अगर किसी टेक्नीशियन या किसी आदमी का थोड़ा पैसा बैलेंस रहा तो उसके बारे में इतना बड़ा बवाल होता है, ऐसा मानो कि जाने के सब कुछ खत्म कर दिया प्रोड्यूसर ने। हालांकि उसने इतना सारा खर्चा किया है, उसके बारे में नहीं सोचते, हजारों के लिए सोचते हैं। ये गलत है। एक प्रोड्यूसर को आप अगर जिंदा रखोगे तो वो आगे चल के और भी फिल्में करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुटुंब एक साथ रह सकते हैं, अपना जीवन सफल कर सकते हैं। वैसे हम लोग अभी एक हमारे सुदर्शन जी है, सर जी है, और हमारे दोस्त है मनोहर भोसले जी, उनके साथ मिलके एक मराठी फिल्म हम जल्दी ला रहे हैं। फिल्म का नाम है हमाल, मतलब कुली। आज तक कुली की जिंदगी जो फिल्म में आई है वो एंटरटेनमेंट की थी, लेकिन कुली की असली जिंदगी क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसको कैसे सोल्यूशन है, उसके फैमिली प्रॉब्लम्स क्या आती है, उसके बारे में वो फिल्म में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उनके सर आप भी जुड़े हो इस प्रोजेक्ट से, या क्या आप किस बताएंगे अपने? मैं वैसे इनडायरेक्टली पीके सोलंकी सर के साथ उनके वजह से जुड़ा हूँ, इतना मैं कह सकता जहाँ ये बोलेंगे वहाँ ये हो सर, किस रूप से जुड़े हैं? बस सर तन मन धन से जुड़ा हूँ। सर को हमारे फिल्म में एक्टिंग भी करना है। अरे धन धन बोल दिया होगा। गोरे जी ने जो बोला है कि प्रोड्यूसर अगर जिंदा है तो प्रमुख कॉस्ट ऑफ टेक्नीशियन का घर चलता है, वो सही बात है। कुछ हम मेरे साथ में भी कुछ बीती बातें हैं, जिसके लिए मेरे दो मराठी प्रोजेक्ट रुक गए थे, तो वापस चालू ये एक बहुत बड़ा मसला है। एक आदमी का पैसा रुकता है, 100-400 लोगों को तकलीफ होती है। तो उसके लेकिन लिए आपने भी सोचना चाहिए भैया, अगर सिनेमा में नुकसान होता है तो कोई वापस नहीं देता। तो आपकी संस्था उसके लिए क्या कर रही फिर? संस्था कर रही ना, संस्था क्या कर रही, अगर पिक्चर रिलीज होगी तो पैसे आएंगे ना, जब आएंगे तो दे देंगे। लेकिन जब मेरे पैसे बाकी, एग्जाम्पल के लिए मेरे पैसे बाकी है, तो मैं बोलूंगा ना कि मेरे पैसे बाकी है। हाँ बोलो ना, आपके पैसे आपको देना ही है, जी। ना कि ये नहीं है गुंजाइश। लेकिन उसके लिए फिल्म का पूरा काम ही रोक देना वो गलत है ना। ऐसा भी नहीं कि आपके पूरे पैसे बाकी है, आप 25 दिन का काम करते हो, आपको 20 दिन के तो पैसे मिले हैं ना। ऐसा भी नहीं कि आपको 0 पैसे मिले। तो हमाल का क्या प्लान है? हमाल का प्लान क्या? हमाल कब तक आ जाएगी? हमाल शायद जनवरी एंड या फरवरी में शूटिंग चालू हो जाएगा और दिवाली के पहले रिलीज हो जाएगा। और आर्टिस्ट कौन कौन होंगे? कुछ प्लानिंग कुछ की अपने आर्टिस्ट के? अभी तक आर्टिस्ट के बारे में मराठी आर्टिस्ट ही रहेंगे, मराठी में कर रहे हैं। तो आनंद जोग इस टाइप के था, आनंद जोग है, सर्वादी सर है, और मेरा बेटा है आशुतोष गोरे, वो भी है। ऑलरेडी अभी हमारे एक फिल्म रिलीज हो गई सासूबाई का साकरपुरा, जिसको कम से कम 50 के ऊपर अवार्ड्स मिले अलग अलग। सासूबाई से सागरगुड़ा, सासूबाई का साकरपुरा अलग अलग सब्जेक्ट है, और अलग अलग सब्जेक्ट पे मेरे फिल्में मूवीज आई है। ओके सर, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, स्लमडॉग एंटरटेनमेंट के लेटेस्ट अपडेट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, और बने रहे हमारे साथ में लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।